हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। तो पिछले वीडियो में बात करी कि C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल क्या होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हेच और स्लेग चक्र क्या होता है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि C4 पादपों के पर्ण की आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है, C4 चक्र की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, C4 चक्र का महत्व क्या होता है और C3 और C4 चक्र में क्या अंतर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो C4 चक्र, जिसे हम हेच व स्लेग चक्र भी कहते हैं, इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद एक 4 कार्बन यौगिक, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, OAA बनता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, C4 चक्र कहते हैं। यह चक्र सभी पादपों में नहीं पाया जाता है। कुछ पादप जैसे कि मक्का, गन्ना, घास तथा द्विबीजपत्री पादप जैसे अमेरंथस में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि C4 पादपों के पर्ण की आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है। तो C4 पौधों के पर्ण की आंतरिक संरचना अति विशिष्ट होती है। इसके प्रकाश संश्लेषी उत्तक, खम्भ उत्तक व स्पंजी उत्तक में विभेदित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके जो पर्ण मध्युतक होता है वो क्या होता है, खम्भ उत्तक और स्पंजी उत्तक में विभेदित नहीं होता है। और इसके प्रत्येक संवहन उत्तक के चारों ओर एक पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का आवरण, जिसे हम बंडल शीट कहते हैं, पाई जाती है, जो एक माला के समान प्रतीत होती है। इसलिए C4 पादपों के पर्णों की संरचना जो होती है उसको हम क्रांज एनाटोमी यानी कि क्रांज शारीरिकी कहते हैं। क्योंकि क्रांज जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मोतियों की माला। और जहाँ पे जो बंडल शीट पाई जाती है वो क्या होती है, मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसे हम क्रांज एनाटोमी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो C4 पादपों के पर्ण की कोशिकाएं होती है उसमें दो प्रकार के हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं पाए जाते हैं। तो प्रथम हमारे होते हैं पर्ण मध्यस्थीय कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट। इनके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं। इनमें सुविकसित ग्रेना उपस्थित होता है, स्टार्च कण अनुपस्थित होते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट में पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, फास्फोइनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उच्च सक्रियता होने के कारण CO2 का ऑक्सोलो एसिटिक एसिड में स्थिरीकरण हो जाता है। और सेकंड जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होती है ग्रेना अनुपस्थित होती है, स्टार्च कण उपस्थित होते हैं। इनके अंदर जो होती है RUBP की उच्च सक्रियता के कारण C3 चक्र के द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि RUBP मतलब होता है राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। ठीक है, तो इसकी सक्रियता जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या होगा कि C3 साइकिल के द्वारा क्या होगा, शर्करा का निर्माण होगा, यानी कि CO2 को जो है शर्करा के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस चक्र की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो C4 पादप होते हैं उनमें दो प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जो पर्णमध्य कोशिका में पाए जाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो बंडल शीट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के रिएक्शन जो है अलग अलग जगहों पर संपन्न होती है। तो पहले हम देखते हैं कि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है। तो मीजोफिल सेल्स में क्या होता है कि रंध्रों के द्वारा, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा CO2 का ग्रहण किया जाता है। और यह CO2 जो होती है फास्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, जो क्या होता है इसमें C4 साइकिल में CO2 का प्रथम ग्राही होता है, इसके द्वारा ग्रहण की जाती है। और एक एंजाइम होता है पीईपी कार्बोक्सिलेज यानी कि फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज। ठीक है, उसके द्वारा इसे ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि एक 4 कार्बन युक्त वाला यौगिक होता है। यह जो होता है NADPH2 के द्वारा जो होता है अपचयित हो जाता है। और एक एंजाइम होता है जिसे हम मेलेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं, उसके द्वारा अपचयित होकर मेलिक एसिड का निर्माण करता है। और यह मेलिक एसिड जो है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कहाँ पे चला जाता है, बंडल शीट सेल्स के अंदर चला जाता है। अब यह मेलिक एसिड जो है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, विकार्बोक्सीकरण होता है और इससे CO2 मुक्त होती है। यह मुक्त हुई CO2 जो है केल्विन साइकिल में जो होती है प्रवेश कर जाती है और क्या करेगी, शर्करा का निर्माण करती है। ठीक है, और यह जो होता है मेलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यह पायरुविक एसिड जो होगा क्या करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा वापस मीजोफिल सेल्स में चला जाता है। और यहाँ पे यह पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेट ग्रुप को ग्रहण करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट में। और इस प्रकार ये चक्र जो है निरंतर रूप से चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अभिक्रियाएं होती है। तो C4 साइकिल की अभिक्रियाएं, फर्स्ट अभिक्रिया इनमें मीजोफिल सेल्स के अंदर होती है, यानी कि पर्णमध्य कोशिकाओं में। इसके अंदर क्या होता है कि जो फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है पीईपी, वो CO2 को ग्रहण करता है और H2O को ग्रहण करता है पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में और बनाता है 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करता है, NADPH2 के द्वारा अपचयित हो जाता है और ये भी मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, अब यह जो मेलिक एसिड होता है कहाँ चला जाता है, बंडल अक्षात कोशिकाओं के अंतर्गत चला जाता है।
और मेलिक एसिड जो होता है NADP प्लस के द्वारा क्या करता है, मेलिक डिहाइड्रोजन एंजाइम के द्वारा विकार्बोक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है CO2 मुक्त होती है और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, और यह CO2 जो होती है केल्विन साइकिल में चली जाती है, जहाँ से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब यह पायरुविक एसिड जो होता है पुनः कहाँ पे आ जाता है, यह पुनः हमारा आ जाता है पर्णमध्यस्थीय कोशिकाओं के अंदर, जहाँ पे ATP अणु से जुड़ जाता है यह, और फॉस्फेट ग्रुप को ग्रहण करता है और फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया के लिए पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पाइरुविक अम्ल होता है उसका जो होता है सूत्र क्या होता है। तो पाइरुविक अम्ल जो होता है CH3COCOH जो होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो मुक्त CO2 है का उपयोग राइबोलेज 1,5 डाइफास्फेट के द्वारा कार्बोक्सीकरण में होता है, जिसके फलस्वरूप फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। यही क्रिया बंडल शीट कोशिकाओं के अंतर्गत होती है। इस प्रकार हेक्सोस का संश्लेषण C3 चक्र में होता है। मतलब कि जो हेक्सोस शर्करा होती है उसका संश्लेषण किस में होता है, C3 चक्र में होता है। इसके साथ ही पाइरुवेट पुनः बंडल शीट सेल्स से होता हुआ मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है, तथा यह ATP द्वारा प्रकाश तथा काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः फास्फोइनोल पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में ATP का AMP में रूपांतरण हो जाता है, अतः AMP से ATP के पुनः उत्पादन में 2 ATP की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि C4 चक्र में C3 की तुलना में 12 अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि C4 चक्र का महत्व क्या होता है। तो जो C4 चक्र होता है यह मरुद्भिद आवास के पादपों में विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, तो C4 चक्र जो होता है मरुद्भिद आवास के पादपों में क्या रखता है, विशिष्ट महत्व रखता है। इस चक्र द्वारा अत्यधिक कम CO2 तथा अत्यधिक कम तापमान पर रंध्रों के आंशिक बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जारी रहती है। इन पादपों में प्रकाशीय श्वसन का भी अभाव होता है, इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में भी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो जो C3 पादप होते हैं उनमें प्रकाशीय श्वसन पाया जाता है, जिससे उनकी उत्पादकता जो होती है वो कम हो जाती है, जबकि C4 पादपों के अंदर प्रकाशीय श्वसन का अभाव होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसका महत्व आता है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण C3 पादपों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि जो C3 पादप होते हैं और C4 पादप उनमें क्या अंतर होता है। तो C3 पादप के सभी सेल्स में कार्बन स्वांगीकरण केल्विन चक्र के द्वारा होता है, जबकि C4 पादप में पर्णमध्यस्थ सेल्स में C4 साइकिल, जबकि बंडल आच्छादित कोशिकाओं में C3 साइकिल पाया जाता है। ठीक है, और यह जो होते हैं C3 पादप व्यापक रूप से वितरित होते हैं, जबकि C4 पादप जो होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं उष्णकटिबंधीय प्रकार के होते हैं। C3 पादपों के अंतर्गत क्रांज एनाटोमी का अभाव होता है, जबकि C4 पादपों में क्रांज एनाटोमी पाई जाती है। C3 पादपों के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एक रूपी संरचना प्रदर्शित करते हैं, जबकि C4 पादप के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं द्विरूपी संरचना प्रदर्शित करते हैं। C3 पादप प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में PS1 तथा PS2 उपस्थित होता है, जबकि बंडल जो C4 पादप होते हैं उनकी बंडल शीट सेल्स के अंदर जो PS2 जो होता है वह अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब C3 पादपों के अंदर जो होता है CO2 का ग्राही जो होता है वह RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट होता है, जबकि C4 पादपों के अंदर PEP यानी कि फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है। C3 पादपों के अंदर प्रथम स्थायी यौगिक 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है, जबकि C4 पादपों में प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है, जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। C3 पादपों में ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण की दर पर संदमनकारी प्रभाव होता है, जबकि C4 पादपों में ऑक्सीजन का संदमनकारी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जो C3 पादप होते हैं उनके अंतर्गत प्रकाश शोषण पाया जाता है और C4 पादपों में प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें लक्षण भी यही है कि C3 पादपों में प्रकाश शोषण पाया जाता है और C4 पादपों में यह अनुपस्थित होता है। अगला इसका इनके अंदर अंतर है कि C3 पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, जबकि C4 पादपों में कम होती है। ठीक है, और C3 पादपों में पत्तियों के आंतरिक ऊतकों में CO2 की सांद्रता 200 पार्ट प्रति मिलियन होती है, जबकि C4 पादपों में यह कम होती है, 100 पार्ट प्रति मिलियन होती है। अब नेक्स्ट अंतर है कि C3 पादपों में उपज सामान्य अवशोषण की तुलना में कम होती है और उच्च तापमान पर और कम हो जाती है, जबकि C4 पादपों में CO2 की क्षमता कम होती है, जिससे उपज कम होती है, लेकिन ये जो उपज होती है C3 पादपों की तुलना में अधिक होती है और इन पर तापमान का जो होता है उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। C3 पादपों में ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण में 18 ATP की आवश्यकता होती है, जबकि C4 पादपों में 30 ATP की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेसुलेशियन एसिड उपापचय साइकिल क्या होता है